सबसे जो मुझे मुख्य विषय दिया गया है वो कुंती का दिया गया है कि महाभारत कालीन नारियों के सशक्तिकरण में जो महाभारत काल के समय स्त्रियां रहीं, महिला पात्र रहीं, वो कितनी सशक्त थीं और उस सशक्तिकरण का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहाँ तक महत्व है। आज की जो महिलाएं वर्तमान में जो सशक्तिकरण का नारा तो लेकर चल रही हैं, लेकिन उसमें तथ्यात्मक रूप से वो कहाँ तक सफल हुई हैं, ये सबसे बड़ा सोचने का विषय है। पाश्चात्यकरण के प्रभाव से कपड़े उल्टे सीधे पहनना, इसको सशक्तिकरण में नहीं मानती हूँ, क्योंकि सशक्तिकरण है महिला का मनोबल मजबूत हो, उसको अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा और रक्षा वो कर पाए। ये सबसे बड़ा सशक्तिकरण का स्रोत है। मुख्य रूप से हमारी भारतीय सनातन परंपरा में नारी को शुरू से ही, आरंभ से ही शक्ति का रूप माना है। अगर और क्यों माना है, इसके पीछे वजह यह है क्योंकि नारी धैर्य बहुत धारण करने वाली होती है। धरती, नारी और धर्म तीनों ही धारण करने योग्य होते हैं। तो नारी विशेष परिस्थितियों में, कठिनाई के समय में हमेशा धैर्यपूर्वक निर्णय लेती है। ऐसी क्षमता उसके अंदर स्वयं प्रकृति ने सौंपी है। आसानी से नारी, आप कभी भी देख लीजिए, पौराणिक कथानकों को भी देख लीजिए, वहाँ हमेशा कोई भी निर्णयात्मक क्षमता का अगर कहीं परिचय दिया है तो वहाँ हर स्थान पर वो नारी ही मिलेगी। अब हम बात करते हैं महाभारत काल की। ये ऐसा मेरा सोचना है कि अगर कुंती ना होती तो महाभारत ना होता। शुरुआत, आरंभ से अगर हम चलें, मथुरा के राजा उग्रसेन की वो बेटी रही हैं यहाँ से, और श्री कृष्ण जैसे पराक्रमी, श्री कृष्ण जैसे राजनीतिज्ञ, श्री कृष्ण जैसे भक्ति प्रदान करने वाले प्रभु की बुआ रही हैं कुंती। हाँ, कुंती ने सहयोग तो लिया, कृष्ण का सहयोग लिया महाभारत में, लेकिन आरंभ में जब पांडु से उनका विवाह हुआ, पांडु क्योंकि शापित थे, वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते थे, तो ऐसी स्थिति में कुंती एक सशक्त नारी के रूप में उभर कर आई कि ऐसा नहीं है कि केवल पति या पति से उत्पन्न बच्चे ही समाज को चलाने के लिए आगे आए। उन्होंने इस चीज़ का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया कि यदि पति वंश चलाने के लिए नहीं उस आगे आ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने नियोग की जो प्रथा थी, वो इसी का सब सशक्तिकरण का ही माध्यम है कि स्त्री चाहे तो अपने लिए उत्तम संतान की उत्पत्ति करके इस समाज का, परिवार का निर्माण कर सकती है। सबसे बड़ा कारण एक ये रहा। और उन्होंने उसी तरह 5 अपने 3 स्वयं से उत्तम संतानें युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम उत्पन्न किए। साथ ही उन्होंने माद्री, जो उनकी सौत थी, कहते हैं कि कोई भी स्त्री कभी दूसरी स्त्री को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन उन्होंने एक स्त्री के मनोभावों को समझते हुए भी उन्होंने उनको भी 2 पुत्रों की प्राप्ति कराई और उनके भी पुत्रों को अपने पुत्रों की तरह अपने कलेजे से लगाकर लालन पालन किया। आज वो 5 बच्चे कुंती पुत्र के रूप में, पांडु पुत्र के रूप में ही, और उन्होंने उन बच्चों को उस समाज में स्थान दिलवाया। हाँ, लेकिन एक प्रश्न, यक्ष प्रश्न एक सामने जरूर ये आता है कि उन्होंने कर्ण को स्वीकार क्यों नहीं किया। कर्ण को भी तो स्वीकार कर सकती थी, कर्ण भी तो उसी तरीके से उन्होंने प्राप्त किए थे, लेकिन उन्होंने समाज को एक अच्छा संदेश ये दिया कि अगर स्त्री अपने परिवार की सहमति से कोई कदम उठाती है तो
वो सर्वमान्य होगी और सारे उससे उत्पन्न बच्चे सम्मान पाएंगे। ये सबसे बड़ा उदाहरण रहा कर्ण, क्योंकि उस समय उनका विवाह नहीं हुआ था, समाज में वो मान्य नहीं थे। हालांकि माँ की तरह उनका वो लालन पालन कर सकती थी, लेकिन उन्होंने समाज के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य नहीं किया। अब दूसरे पे अगर हम देखें, उन्होंने उन 5 बच्चों को धर्म की शिक्षा दी, अन्याय से लड़ने की शिक्षा दी और हर क्षण प्रति क्षण उनके हर कदम में वो निर्णायक भूमिका निभाते हुए एक मात्र सत्तात्मक परिवार को, मात्र सत्तात्मक स्थिति को उन्होंने सुदृढ़ रूप से समाज के सामने रखा। क्योंकि कहा जाता है कि महाभारत काल से नारियों का पतन आरंभ हो गया था, लेकिन कुंती ने कभी ऐसा प्रतीत ही नहीं होने दिया कि पुरुष वर्ग ही सब कुछ कर सकता है, बिना महिला कुछ कर ही नहीं सकती। उनके हर निर्णय, पांडवों के हर निर्णय में कुंती शामिल रही। इसके साथ ही उन्होंने हमेशा एक स्त्री के रूप में, चाहे वो द्रौपदी रहीं, उनकी पुत्रवधू थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो सास और बहू का बैर सर्वविदित है, बहुत कम है, बड़े बड़े उदाहरण हैं इसके सामने। लेकिन उन्होंने उस द्रौपदी को अपनी पुत्री से भी अधिक मान्य दिया, अपने पुत्रों से भी अधिक स्नेह दिया, अपने गले से लगाया। और जो द्रौपदी ने का जो प्रतिशोध के रूप में जो महाभारत की कथा कही जाती है, तो वो द्रौपदी का जो अपमान हुआ, उस अपमान का बदला लेने के लिए और हर क्षण प्रतिक्षण प्रेरित उन्होंने अपने पुत्रों को किया। वहाँ उस जगह उनका जो राज्य प्राप्ति का एक जो स्वप्न था कि मैं अपने बच्चों को उनका अधिकार दिलाऊंगी, उनको राज्य दिलाऊंगी, वो लघु सूक्ष्म रूप में हो गया। और वो एक स्त्री का अपमान का बदला, एक स्त्री के सम्मान की बात वहाँ सर्वोपरि आ गई। और उन्होंने फिर उस जगह, उस स्थान पर उन्होंने कृष्ण का सहयोग लिया। उससे पहले नहीं लिया, चाहती तो वो उससे पहले भी ले सकती थी, लेकिन उस जगह लिया कि यहाँ अब कृष्ण मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और ये नारी के सम्मान का प्रश्न होता है कि कोई भी स्त्री को कुछ भी कह सकता है। उस सम्मान के लिए कुंती ने जो इतना बड़ा जो महाभारत हुआ, तो उसमें सबसे ज़्यादा मील का पत्थर अगर साबित हुई तो वो कुंती हुई। अच्छे संस्कार उन्होंने अपने बच्चों को दिए, जैसा माँ, प्रत्येक माँ करती है। अगर माँ चाहे तो सारे इतिहास को बदल सकती है, माँ चाहे तो सारे वर्तमान को बदल सकती है। ऐसी कुंती प्रमुख पात्र के रूप में महाभारत में सबसे सशक्त नारी के रूप में आई। और वर्तमान उनके द्वारा किए हुए जितने भी कार्य रहे, वो वर्तमान में भी उतने ही उसी प्रकार से आज भी हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो कार्य किए वो एक समाज की, एक राष्ट्र की मर्यादा को धारण करते हुए किए। तो मैं वर्तमान में भी ये चाहूँगी कि महिलाएं उस कुंती जैसे अद्भुत पात्र की से प्रेरणा लें और हमारे जो इतिहास है उस इतिहास की कथानकों को, उनकी कथाओं को, ऐसे स्त्री चरित्रों को उनसे हमेशा शिक्षा लें। धन्यवाद। महाभारत काल में महिला सशक्तिकरण, इस विषय पर वृंदावन शोध संस्थान के द्वारा ये वेबिनार का आयोजन आज किया गया। इस वेबिनार का आयोजन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो मिशन शक्ति योजना इस वर्ष चलाई जा रही है उसके अंतर्गत संपन्न हुआ है। और इसमें हम बड़े ही सौभाग्यशाली रहे कि महाभारत काल की जो महिला पात्र रही हैं, जिनके माध्यम से पूरे समाज ने अनेक प्रकार की प्रेरणा ली हैं, उनके विषय में यहाँ पर जो विदुषी विराजी हुई हैं उनके द्वारा अपने अपने विषय पर वक्तव्य प्रस्तुत किए गए। डॉक्टर नीतू गोस्वामी ने द्रौपदी पर अपना वक्तव्य दिया, डॉक्टर सीमा शर्मा ने गांधारी पर, उत्तरा पर डॉक्टर लक्ष्मी गौतम जी ने, और कुंती पर डॉक्टर सीमा मोरवाल ने,
वंदना श्री विराजमान है, आपने सुभद्रा विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया था। इस आयोजन का जो उद्देश्य है वो यही है कि मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत, क्योंकि शक्ति के माध्यम से ही पूरा जो संसार है वो संचालित है। शक्ति स्वयं में एक स्त्रीवाची शब्द है, और जहाँ से भी शक्ति का पुंज जो प्राप्त होता है, वो चाहे विद्या के रूप में हो, चाहे बुद्धि के रूप में हो, चाहे लक्ष्मी के रूप में हो, ये सब स्त्रीवाची शब्द है। और चूंकि स्त्री जननी के रूप में हमारे सामने आती है, बहन के रूप में सामने आती है, पत्नी के रूप में सामने आती है, अनेक उसके रूप हैं, अनेक स्वरूप हैं, लेकिन जो मूल रूप है उसका, वो मातृशक्ति उसका रूप है। और मातृशक्ति के रूप में हम देवी सरस्वती, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा, इन तीनों के रूपों में उनको नमन करते हैं। और जैसा कि आप सभी ने महाभारत काल की महिलाओं के विषय में बताया, हमें विश्वास है कि जो भी इस वेबिनार के आयोजन को देखेंगे, सुनेंगे, उसको हृदयंगम करेंगे, और भी अनेक विचार उनके मन में जागृत होंगे। और हमारा विश्वास है कि जैसा कि हमारी बहन जी आदरणीय लक्ष्मी गौतम जी ने ये सुझाव दिया कि वृंदावन शोध संस्थान के द्वारा और भी ऐसे आयोजन किए जाएं जिसमें कि जो हमारे शास्त्रों में वर्णित पात्र हैं, महिला पात्र, उनके विषय में वेबिनार हो, सेमिनार हो, या फिर पृथक पृथक रूप से व्याख्यान के कार्यक्रम हो, और उनका फिर प्रकाशन भी हो, तो हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार के आयोजन हम करेंगे, हम उसकी योजना बनाएंगे, और आप सभी उसमें हमारे साथ में संबद्ध हो, जुड़ें। आपसे हम यही अपेक्षा भी करते हैं। और यहाँ पर जितने भी महिला शक्ति बैठी हुई हैं, श्रीमती ममता जी बैठी हुई हैं, प्रगति जी बैठी हुई हैं, रेखा जी बैठी हुई हैं, आप सभी का भी, क्योंकि आयोजिका तो ये सभी हैं, हम तो केवल दर्शक मात्र हैं। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं वृंदावन शोध संस्थान के निदेशक श्री सतीश चंद्र दीक्षित जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में सभी विदुषियाँ जो विराजमान हैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। मैं वृंदावन शोध संस्थान की तरफ से सभी को नमस्कार करते हुए, सभी का बहुत बहुत सहयोग हमें मिला है, और इस कार्यक्रम को गवर्नमेंट जो है, यूपी गवर्नमेंट, बहुत वृद्ध रूप से आगे बढ़ाने को तैयार है। मगर इस केस में मेरा एक ही सोचना है कि हम अपने लोकल वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना, दाऊ जी जो विदुषी हैं, उनको ही हम आमंत्रित करें, और उनके ही योगदान से हम इसको कार्यक्रम को एक इस स्टेज में ले जाएं कि जिसको हम गवर्नमेंट को एक स्लाइड बना के, एक फिल्म बना के उसको दिखा सकें, ताकि वृंदावन शोध संस्थान अपने दिए हुए कर्तव्यों को पूरा पालन कर सके। मैं सभी से ये अनुग्रह करता हूँ कि इस केस में अगर हमसे कोई विद्वान नज़र छूट गया हो तो उसका भी हमें बताने का सहयोग करें, ताकि उसको हम अगले कार्यक्रम में बुलाकर उनके विचार को सुन सकें। इसको बहुत आगे बढ़ाना है, और अगर महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ तो इस देश का रूप दूसरा होगा, तांडव रूप होगा, जो अभी पता नहीं लगेगा, वो कुछ साल बाद पता लगेगा। तो महिला सशक्तिकरण आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। हमें भाषण ही नहीं सुनने हैं, अपने आसपास अगर कहीं ऐसा कुछ हो रहा है जहां महिला का सताया जा रहा है, तो उसके लिए भी आगे आना चाहिए। मैं सभी का धन्यवाद देते हुए नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।